हम लोग देखते हैं MPS 001 1.2 राजनीतिक सिद्धांत क्या है। दरअसल जब हम राजनीति क्या है इसकी बात करते हैं तो इस परिकल्पना में ढेरों सारी बातें आती है। राजनीति सरकार का अध्ययन है, व्यवस्था का अध्ययन है, शासन का अध्ययन है और इनके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हम लोग विज्ञान के संदर्भ में देखते हैं, तत्व ज्ञान के संदर्भ में देखते हैं। और जैसा कि एक विद्वान हुए जॉर्ज सेवाइन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषयक अथवा राजनीति विज्ञान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, वे तो इसको नकार देते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम दो संदर्भ में हम इसको देखेंगे, एक विस्तृत अर्थ में और एक संकीर्ण अर्थ में, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कहें तो राजनीति में समस्याओं का कहीं न कहीं अनुशासित ढंग से अन्वेषण होता है। और डेविड हेल ने जैसा कि कहा है, इनको परिभाषित करते हुए, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए, कि राजनीतिक जीवन विषयक संकल्पनाओं एवं सामान्यीकरणों का एक तंत्र जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य, मुख्य विलक्षण विषयक तथा मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताएं, विषयक विचार, कल्पना एवं युक्तियाँ होती हैं। दरअसल इतना समझ लें कि राजनीतिक सिद्धांत में विचार को देखते हैं, उसके तत्व को देखते हैं, अधिकार को देखते हैं और इसके साथ साथ जो राजनीतिक परिदृश्य में जो घटनाएं घटित होती है इसका मूल्यांकन करते हैं। और यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो कहीं न कहीं यह विज्ञान के रूप में हम पूर्वानुमान करने में सफल हो जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान के एक उप क्षेत्र के रूप में यदि देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनीतिक विचार, मूल्य, संकल्पना, राजनीतिक व्यवहार, ये सारी बातें एक दूसरे से संबंधित होती है। वहीं विस्तृत अर्थ में अगर हम और देखें तो यहाँ पर इसकी दो शाखाएं हमें दिखती है। जैसे एक अपने मूल्य, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं काल्पनिक महत्व के साथ राजनीतिक तत्वज्ञान अथवा प्रासंगिक सिद्धांत। यहाँ पर यह समझ लें कि हम जो राजनीतिक मूल्य की बात होते हैं, जो आदर्श की बात होती है, उसको देखते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं, काल्पनिक महत्व की बात होती है और आदर्श की जब बात होती है तो चाहिए वाली बात होती है। वहीं दूसरी शाखा के रूप में हम देखते हैं दुर्बोध प्रतिरूपों और वैज्ञानिक रूपों, परीक्षणीय प्रस्तावनाओं के निरूपण के माध्यम से ज्ञान को स्पष्ट करने, पूर्वानुमान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, अन्वेषण करते हैं और सुव्यवस्थित करने के अपने प्रयास के साथ अनुभविक सिद्धांत के रूप में हम इसको देखते हैं। संपूर्ण सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक विषयक है और इस बात का पर्याप्त अवलोकन हम करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किस विषय से है और हालांकि यह राजनीति क्या है। अगर इस संदर्भ में देखें तो यह कहीं न कहीं एक प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण की बात होती है, राजनीतिक क्रियाकलापों की बात होती है, इसके परिणाम की बात होती है और जो विश्लेषण करते हैं यह कहीं न कहीं तार्किक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप में होती है और अपने विश्लेषण में व्याख्यात्मक रूप में होती है, विवरणात्मक रूप में होती है। कहने का अर्थ है कि यह उससे संबंधित विस्तृत अर्थ प्रदान करती है और जिससे कि हम राजनीतिक स्वरूप में लेते हैं। हम लोग देखते हैं सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत जैसा कि इंग्लिश वर्ड थ्योरी से बना है और यह थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थियरिया से बना है, थियरिया, और इसका अर्थ होता है चिंतन करना। थियरिया एक विचार करना और किसी भी मुद्दे पर शांत एवं गंभीर चिंतन अवस्था में ग्रहण करने अथवा उसके समझने के अभिप्राय की दृष्टि से जो पूर्ण संकेंद्रित मानसिक दृष्टि होती है उसी को थ्योरी कहते हैं। एक विचार उसके बारे में जो हम देते हैं वह थ्योरी होती है और यहाँ पर थ्योरी का भी दोनों रूप में हम अर्थ लगा सकते हैं, दोनों अर्थ अर्थात विस्तृत रूप में और संकीर्ण रूप में। तो यहाँ पर विस्तृत अर्थ में अगर देखा जाए तो सिद्धांत का अर्थ विस्तृत रूप में किसी विषय पर एक चिंतक की संपूर्ण शिक्षा, कोई भी विषय और हर विषय में सिद्धांत की बात होती है और कोई चिंतक, कोई बौद्धिक विचारक, कोई विशेषज्ञ उसके बारे में जब पूरी
अध्ययन करके जो भाव देते हैं, जो तथ्य प्रकट करते हैं, उसके बारे में जो स्पष्टीकरण देते हैं, उसके ऐतिहासिक तत्व की जो व्याख्या करते हैं, उसकी ऐतिहासिकता की अवधारणा को निरूपित करते हैं, उसके मूल्य, उसके निर्णय, उसके लक्ष्य, उसके नीति, उसके जो आधारभूत कारण होते हैं, इन सबों का वर्णन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक बार पुनः अगर हम इस पर जिक्र करें तो किसी चिंतक के द्वारा कही गई किसी मुद्दे से संबंधित तमाम तरह के तथ्य, स्पष्टीकरण, उसकी अवधारणा, उसके अंतर्निहित तत्व, उसका लक्ष्य, उनके बारे में नीति और जो मूलभूत आधारभूत कारण होते हैं, इन सबों को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। वहीं अगर हम संकीर्ण अर्थों में देखें, परिमित अर्थों में अगर सिद्धांत को देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कम से कम उस मुद्दे से संबंधित व्याख्यात्मक विचार। एक विचारक हुए ब्रेक्ट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में जो परिभाषा दी है सिद्धांत का, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि व्याख्या करना ही सिद्धांत का प्रकार है, अर्थात सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्या होती है। और हालांकि इस परिभाषा को आप परिमित अर्थों में कह सकते हैं, संकीर्ण अर्थों में ही इसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम यह भी देखें कि किसी भी बात को, सिद्धांत के अर्थ को हम यहाँ पर इस रूप में देख सकते हैं कि अप्रेक्षित होता है या अनाभिव्यक्त वैसे आंकड़े जो सामान्य तौर पर व्यक्त नहीं हो पाते हैं, और उन आंकड़ों में जो अंतर संबंध होता है, इन प्रसंग को स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के लिए जिन अभिकल्पित प्रस्थापनाओं को हम निरूपित करते हैं, इन सबों का एक समुच्चय के रूप में हमें यह सिद्धांत दिखता है। और सिद्धांत को एक विज्ञान की परमात्रा के बिना वैज्ञानिक होना पड़ता है। विज्ञान की परमात्रा के बिना वैज्ञानिक नहीं है वो, फिर भी उसको कहीं न कहीं वैज्ञानिक होना पड़ता है। हालांकि यह बात अकल्पनीय है, परंतु सिद्धांत परिकल्पना या कहिए तत्व ज्ञान के बगैर उतना ही निरर्थक है जितना कि विज्ञान के बगैर। परिकल्पना या तत्व ज्ञान एक ही हुआ। परिकल्पना अर्थात हम कोई कल्पना करते हैं, तथ्य के साथ हम कल्पना करते हैं, वही होता है परिकल्पना। तो जो परिकल्पना करते हैं तो वह एक कल्पना के रूप में होती है, वो सच्चाई नहीं होती है, लेकिन हालांकि उसमें कुछ तथ्य होती है। तो तत्व ज्ञान, तो विज्ञान में, सिद्धांत में परिकल्पना तो होती ही होती है, और इसके साथ साथ विज्ञान भी होती है, क्योंकि जब वो सिद्धांत है तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में उसमें क्रमबद्ध रूप से उसका विशिष्ट ज्ञान भी है। और सिद्धांत विज्ञान एवं तत्व ज्ञान, सिद्धांत विज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों के विशिष्ट तत्वों का सम्मिश्रण हम कह सकते हैं कि इसमें कोई सिद्धांत जब बनता है तो उसमें विज्ञान भी होता है और तत्व ज्ञान भी होता है, दोनों का सम्मिश्रण ही सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत, हालांकि यह भी समझ लें कि सिद्धांत व्यवहार नहीं है, जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारा सिद्धांत, ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि करने में भी सोचने की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो पहले सोचते हैं, उसके बाद करते हैं। सिद्धांत में परिकल्पनात्मक ढांचा निहित होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें व्यवहार का वस्तुतः अभाव होता है। सिद्धांत व्याख्या मात्र नहीं है, व्याख्या है लेकिन मात्र व्याख्या ही नहीं है, क्योंकि व्याख्या करना सोचने का हिस्सा मात्र है। कोई भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, उसका व्याख्या कर दिए, और इससे अधिक सिद्धांत है। सिर्फ हम जो सोच दिए, जो व्याख्या कर दिए, उतना ही सिद्धांत नहीं है। और दूसरे भाग में उदाहरण, जैसे किसी दृश्य घटना को हम खोजते हैं, तय करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, स्पष्ट करते हैं, गठित करते हैं, इन सब बातों की बातें होती है। और सिद्धांत प्राकल्पना भी नहीं है, सिर्फ हाइपोथेसिस ही नहीं है। सिद्धांत सिर्फ सोच लिए यही सिद्धांत नहीं होती है। कैसा? इसलिए क्योंकि प्राकथन तथ्यों की एक अस्थायी कल्पना को इंगित करता है, और यही कारण है कि इस बात से रहित होता है जो सिद्धांत में सचमुच होती है, निश्चितता। सिद्धांत तत्व ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ तत्व ज्ञान को हम सिद्धांत नहीं कह सकते। सिद्धांत में तत्व ज्ञान ही नहीं होता है, क्योंकि जब सिद्धांत कुछ के विषय में होता है, सिद्धांत में कुछ न कुछ सच्चाई होती है, और तत्व ज्ञान सब कुछ के विषय में होता है कि कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं।
सिद्धांत विचार मात्र को सिद्धांत नहीं कर सकते हैं, सिद्धांत विचार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि विचार के विषय में तो चिंतन होता है, जो चिंतन होता है विषय वो विचार बन जाता है, और न कि स्वयं में एक संपूर्ण विचार होता है। वास्तव में सिद्धांत और कारण के बीच काफी उभयनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वैज्ञानिक होने का दावा दोनों करते हैं, फिर भी सिद्धांत के परे, विज्ञान के परे बात को देखी जाती है। यहाँ पर द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1963 में पुस्तक आई, कार्ल ड्यूस ने लिखा है इसको। उसमें जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है सिद्धांत के बारे में कि यह वो संबंध आंकड़ों को स्पष्ट करता है, जो संबंध आंकड़ा है उसको स्पष्ट करता है, व्यवस्थित करता है, उसका वर्णन करने का प्रयास करता है, और इसके साथ साथ पहचान भी यह भी करता है क्या क्या युक्ति संगत है। और यही कारण है कि कोई भी दृश्य घटना जो बात लुप्त हो जाती है उसे सूचित करता है। प्रेक्षणीय तथ्य के आधार पर पूर्वानुमान की बात होती है। सिद्धांत व्यवहार में के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, जो बात वर्णन मात्र होती है और उसमें इजाफा करता है और प्राकथन को स्पष्ट करता है, और तत्व ज्ञान के भाग के रूप में उस विचारार्थ विषय को स्पष्ट करता है, जो कि कारण और अभिदृष्टि दोनों की आवश्यकताओं से मेल खाता है। हम लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत निहितार्थ। दरअसल सिद्धांत में जो बातें होती है इसमें विज्ञान की तो बातें होती ही है, इसके साथ साथ तत्व ज्ञान की भी बातें होती है जो हमें सामान्य तौर पर नहीं दिखती है। ऐसी भी बातें सिद्धांत के अंतर्गत होती है। हालांकि यह भी समझ सकते हैं कि एक सिद्धांतकार जो होते हैं, जो सिद्धांती होते हैं, वे वैज्ञानिक तो होते ही हैं और वैज्ञानिक के साथ साथ दार्शनिक भी होते हैं। और ऐसे कोई भी सिद्धांत हो तो वैज्ञानिकता का उसमें निहितार्थ होगा ही होगा, और उसके साथ साथ दार्शनिकता का भी अर्थ उसमें दिखता है। और यही संदर्भ यदि हम राजनीति के संदर्भ में देखें तो राजनीति भी एक सिद्धांत के रूप में होती है। इसमें भी विज्ञान के रूप होते हैं और तत्व ज्ञान के भी रूप होते हैं। एक विद्वान हुए ब्लूहैम, उन्होंने कहा इस संदर्भ में कि राजनीति सिद्धांत जो है वह राजनीतिक है और इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, राजनीतिक जगत को समझने का बोध करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, एक अवधारणा स्पष्ट करते हैं, इसके संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, एक मानक पर इसे खरे उतरने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम यह भी कह सकते हैं कि इसके बगैर किसी घटना को राजनीतिक रूप में पहचाने, जैसे वह कोई घटना घटी क्यों हुई, तो इसको तय कर पाने में अच्छी थी या बुरी थी या इसका निर्धारण कैसे हो सकता था, हम सामान्य तौर पर नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक सिद्धांत के रूप में संबंध स्थापित कर रहे हैं तो हम फिर घटना विशेष के संदर्भ में हम ज़्यादा बातें समझ सकते हैं। कोई घटना घटी क्यों घटी, तो इस संदर्भ में हम जान पाते हैं, और साथ ही साथ जो बातें घट रही है वह क्यों हो रही है उसका एक पूर्वानुमान हम कर लेते हैं कोई घटना का, और उसका हम लोग मूल्यांकन भी करते हैं और हम देखते हैं कि राजनीतिक विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। इस संदर्भ में भी एक तरह से यह कहीं न कहीं मार्गदर्शन का काम करते हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत जैसा कि एक विद्वान हुए ब्रेक्ट कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में कि यह काम सचमुच में महत्वपूर्ण है और यह प्रकार राजनीतिक सिद्धांति का है। तो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वे उसका ये काम है कि समाज के राजनीतिक जीवन की जो तत्कालीन संभावित समस्या है वे दूसरों से पहले देखें। यह कहीं न कहीं पूर्वानुमान की बात होती है, राजनीति के अंतर्गत क्या घटने वाली बात होती है जो सिद्धांतकार है, तो यह उनके संदर्भ में वे
उससे अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्वानुमान कर सकें, दूसरों की बनिस्बत, दूसरों की अपेक्षा वे गंभीरतापूर्वक समस्याओं को विश्लेषित करें और सिर्फ अपना विचार भर प्रकट नहीं कर दें, बल्कि वैज्ञानिक रीति से, वैज्ञानिक कार्य प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रत्याशा की जाती है, इस संदर्भ में वे परिणाम पर भी गौर करें और अग्रिम रूप से व्यवहारिक राजनीतिज्ञों की कमी पूरी करें। जो सामान्य तौर पर इंसान नहीं समझ सकता, जो नागरिक उसकी भरपाई करे, उसको समझाने में वो समर्थ हो। यहाँ पर आवश्यक है कि उनका विचार प्रतिभाशाली रूप में साबित हो, स्पष्ट हो, रेखांकित किया जाए और इसके साथ साथ ज्ञान का एक ठोस आधार भी प्रदान करे जिस पर कि वह निर्माण करना है। और हम देखते हैं कि जब राजनीतिक सिद्धांत अपने कार्य को भली भांति निष्पादित कर देता है तो इस संदर्भ में वह कहते हैं कि एक सामान्य जानकारी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मानवता के विकास की बात होती है। शासक कार्य कोई भी कार्य करता है तो यहाँ पर वहाँ पर विकास की बातें छिपी होती है, सतत विकास की बातें होती है, न सिर्फ तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में ही बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी मानव के विकास हेतु हमारे संघर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शस्त्रों में से एक होता है। राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में और जो महत्वपूर्ण बात आप समझ सकते हैं वह है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कि राजनीतिक सिद्धांत काम करता है, यह राजनीति के क्षेत्रों को तो बताता ही है, नागरिक का राजनीतिक जीवन कैसा होगा, किन बातों से प्रभावित होता है और उनका राजनीतिक व्यवहार कैसा होगा, राजनीतिक विचार का निर्माण कैसे होता है, सरकार जो स्थापित करने के प्रयास में है, सरकार जो नीति लाना चाह रही है, वो किन बातों से प्रभावित है, किन विचारकों से प्रभावित है, किन सिद्धांतों से प्रभावित है, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर वह कार्य वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तथा स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के संदर्भ में तमाम वैज्ञानिक पहलू के साथ साथ इनके अन्य निहितार्थ को भी समझने का हम प्रयास करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। इसके साथ साथ जो व्यवस्था अपनाई जाती है, जो पद्धतियाँ अपनाई जाती है, वह राजनीतिक सिद्धांत भी अपनाते हैं। इसमें इसी पद्धति के माध्यम से किसी भी राजनीतिक जो घटनाएं घटती है उसका हम वर्णन कर पाते हैं, उसका व्याख्या कर पाते हैं, उसका अनुसंधान कर पाते हैं, उसके संदर्भ में हम अन्वेषण कर पाते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हुई, किन बातों से प्रभावित रही और आगे क्या हो सकता है। इसके साथ साथ राजनीति सिद्धांत में हालांकि हम यह देखते हैं मुख्य रूप से मूल तो कि राजनीति क्या है, फिर भी इसके साथ साथ सिर्फ राजनीति के ही संदर्भ में हम नहीं देखते हैं, बल्कि इसका व्यापक परिणाम होता है और इसकी व्यापक परिधि में आपका व्यक्तिगत ही नहीं रह जाता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, परिस्थितिकी, नैतिक तमाम पहलुओं को हम इस संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। आज सिर्फ आदर्श की ही बातें नहीं होती है, सिर्फ यथार्थ की ही बातें नहीं होती है, बल्कि बृहद परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिक पहलू को भी रख कर देखा जाता है और राजनीतिक सिद्धांत में कहीं न कहीं जो लक्ष्य होते हैं उसको तो प्राप्त करने की चेष्टा की ही जाती है कि एक समाज में किस तरह एक अच्छी व्यवस्था बनी रह सकती है, राज्य का निर्माण क्यों किया गया है, किस उद्देश्य के साथ किया गया है और जिस उद्देश्य के साथ राज्य का निर्माण किया गया है क्या वह अपने मकसद में सफल रही है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से, ऐतिहासिकता की कसौटी पर क्या यह खरा उतरता है। जो प्रक्रियाएं राज्य द्वारा अपनाई जाती है, जिन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जो प्राधार बनते हैं, क्या ये व्यवहारिकता के धरातल पर कहाँ तक खरा उतरता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दृश्य घटना का व्याख्या तो होता ही न सिर्फ विचार प्रकट लोग करते हैं, बल्कि उसका विश्लेषण करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका पूर्वानुमान लगाते हैं और यह सब कहीं न कहीं एक विशेष प्रक्रिया के तहत ही
होती है और यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप में होती है। वैज्ञानिक रूप से जांचने योग्य मानदंड पर यह होती है और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि राज्य का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया है और मानव अपने व्यवहार में जिन नियमों को अपनाता है उनमें सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आदर्श किस हद तक कार्य कर रहे हैं। और यह भी समझ लें कि जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वह विश्लेषणात्मक होते हैं, व्याख्यात्मक होते हैं, इसके साथ साथ एक व्यवस्था को निरूपित करते हैं कि किस तरह का व्यवस्था यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है। और यह भी सामान्य तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति चाहता है कि हमें अधिक से अधिक आज़ादी मिले, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं हो। तो यहाँ पर जिस स्वतंत्रता की बात होती है, इन सिद्धांतों को हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। इस तरह की स्वतंत्रता जहाँ अपने विकास की बात होती है, यह व्यक्तिवादी चरित्र को उजागर कर देता है। वहीं जिस राज्य में रहते हैं, जिस सरकार के अधीन लोग रहते हैं, तो राज्य एक और जहाँ व्यक्ति चाहता है कि हमें अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, अधिक से अधिक स्वतंत्रताएं मिले, यह स्वतंत्रता को उजागर करता है। वहीं राज्य चाहता है कि व्यक्ति को कितना कम से कम अधिकार मिले। राज्य अधिक से अधिक शक्ति अपने पास रखना चाहता है और यह अधिक से अधिक शक्ति कहीं न कहीं एक पराकाष्ठा जब होती है तो यह राज्य का फांसीवादी चरित्र उजागर कर देता है। यहाँ पर राज्य द्वारा तरह तरह से व्यक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है। इस व्यक्तिवादी चरित्र और फांसीवादी चरित्र के बीच भी कई तरह की व्यवस्थाएं आती है जिनको हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी में आप देखते हैं, इसी दोनों के मध्य लोक कल्याणकारी राज्य की भावना आती है, जहां राज्य द्वारा व्यक्ति के उत्थान के संदर्भ में प्रयास किए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक अवधारणा को सिद्धांत के रूप में हम लोग देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत अंतर्वस्तु। तो यह अंतर्वस्तु का अर्थ हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें छिपी हुई है, क्या क्या तत्व उनमें समावेश किया गया है और उनके पीछे जो उनका भाव है वह प्रकट होना, यही राजनीतिक सिद्धांत की अंतर्वस्तु होता है। यहाँ पर आगे यदि हम देखें तो राजनीति एक राजनीतिक कार्यकलाप के रूप में होती है। अर्थात कार्यकलाप, संसद में कोई कानून बनता है, उसका क्रियान्वयन होता है, तमाम प्रकार की संस्थाएं निर्मित की जाती है, कार्यपालिका होती है अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप में, और सबों के कार्य बांट दिए गए हैं। क्रियाकलाप के रूप में सामान्यतः स्वयं चेष्टारत व्यवहार, मिथ्याचार व प्रवृत्तियों के व्यवहार कौशल को प्रदर्शित करते वैराग्य प्रदान दार्शनिक सिद्धांत तथा संशयवाद से जुड़ी होती है। इसका अर्थ यह समझ लें कि जो राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं वह स्वयं चेष्टारत होते हैं। जो सरकार होती है वे कानून का निर्माण स्वतः करते हैं। उनका जो मैनिफेस्टो होता है, जो उनकी इच्छाएं होती है, वे व्यवहार के रूप में वहाँ फिर प्रकट होती है। और कभी कभी ये क्रियाकलाप हमें मिथ्याचार के रूप में दिखती है। मिथ्याचार का से क्या हुआ कि मिथ्या मतलब वो चीज़ नहीं है लेकिन हमें उसका आभास हो रहा है, उनकी मंशा कुछ और है और समाज में, राज्य में, जनता के बीच दिखाना कुछ और है। सिद्धांत में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और दिखाना, यही हुआ मिथ्याचार। और या कोई गलत भावना ही है मन में लेकिन उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। मिथ्याचार और प्रवृत्तियों के व्यवहार कौशल अर्थात प्रदर्शन करना को प्रदर्शित करते हुए वैराग्य प्रदान दार्शनिक सिद्धांत तथा संशयवाद से जुड़ी होती है। अर्थात इस प्रकार की क्रियाकलाप को क्रियान्वित कर प्रदर्शित किए जाते हैं जिससे लगे कि वैराग्य प्रधान दार्शनिक सिद्धांत, अर्थात उसको अपने से कोई मोह माया नहीं है, कोई लालच नहीं है। वे यदि कुछ कानून का निर्माण कर रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं तो जनता के लिए हित में बना रहे हैं, बिना किसी
लोभ लालच के। लेकिन जैसा कि कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि संसद में प्रश्न तक नहीं पूछे जाते और प्रश्न पूछने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो यह चीज़ गलत है। लेकिन ऐसे भी स्थिति होती है। लेकिन जो यहाँ पे वैराग्य प्रदान दार्शनिक सिद्धांत, अर्थात आपको ऐसा लगेगा, ऐसा दिखाया जाएगा कि हमको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें होती नहीं है और संशयवाद से जुड़ी होती है। अर्थात जो कुछ कानून का निर्माण होता है, जो क्रियाकलाप होता है, जो सिद्धांत के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया जाता है, वह संशयवाद से जुड़ी हुई थी। अर्थात वह होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, वो नहीं ही होगा ऐसी भी कोई बात नहीं कही जा सकती है। एक उम्मीद से कानून का निर्माण किया जाता है, उसे लागू किया जाता है, और यही हुआ संशयवाद। राजनीतिक सिद्धांत न तो राजनीतिक कार्यस्थानी का कोई सिद्धांत है, न राजनीतिक कुचक्रों की कोई परिकल्पना। अर्थात जो राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत यही नहीं है कि जो राजनीतिक कार्य होते हैं सिर्फ उतना ही राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, या फिर राजनीतिक कुचक्रों की परिकल्पना। जब कोई दांवपेच जैसी स्थिति होती है, कुचक्र रचा जाता है नकारात्मक भावना से, उसकी परिकल्पना की राजनीति खराब चीज़ ही है, वही सच्चाई होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। परिकल्पना जो हम कल्पना करते हैं वो सही भी हो सकता है, वो सही नहीं भी हो सकता है, वो पूरा सही हो सकता है, पूरा गलत हो सकता है, वो कुछ सही हो सकता है, वो कुछ गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें नहीं कि सिर्फ राजनीतिक कार्य की ही होती बात सिद्धांत में, और नहीं कोई कुचक्र की ही बात होती है। तो ऐसा सामान्य लोग राजनीति को दांव पेच वाली भावना से देख लेते हैं, कुचक्र की भावना से राजनीति को समझते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। यह तो क्या है राजनीतिक सिद्धांत, या तो उस चीज़ का अनुशासनबद्ध अन्वेषण है, अनुशासित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण करते हैं, खोज है, रिसर्च है, अनुसंधान है, जो राजनीति को संगठित करता है, राजनीति के तमाम तत्वों को एक मंच पर लाता है। इसकी विषय वस्तु समय समय पर बदलते रहती है। राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु समय समय पर बदलते रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। इसको इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि राजनीति की विषय वस्तु, जैसे कि मान लिया जाए कि राज्य है, लोग पब्लिक है, तो प्लेटो के समय अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि राज्य के लिए जनसंख्या भी एक आवश्यक तत्व है और 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा नहीं, 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। वर्तमान समय में देखें तो जनसंख्या का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 5,000 या 10,000। राज्य की जनसंख्या करोड़ों अरबों में भी होती है। तो समय समय पर इसकी विषय वस्तु बदलती भी हमें दिखी है। यह भी समझ लें कि जो सिद्धांत होते हैं वे सिर्फ एक ही समय के लिए सिद्धांत नहीं बनते हैं, बल्कि इसकी स्वीकृति लंबे समय तक हमें मिलती है। उनमें ऐसा इसलिए कि उसमें जो निहित मूल्य होते हैं, जो निहित प्रस्थापनाएं होती है, वह अपने ऐतिहासिक समय समाप्त होने के बाद भी अगर उपयोगी नजर आते हैं, तब वह सिद्धांत हम देखते हैं कि सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। और इसलिए यह समझ सकते हैं कि कोई बात सिद्धांत करने के लिए उसमें सार्वभौमिक मूल्य का होना आवश्यक होता है। बात यह भी है कि राजनीतिक सिद्धांत तब तक वो राजनीतिक सिद्धांत नहीं बन सकता जब तक कि वह परीक्षण और विश्लेषण पर जो आधारित उपलब्ध तथ्य होते हैं वह एक विचार का रूप नहीं ले ले। और उस विचार के रूप में जब मस्तिष्क की सैद्धांतिक संरचना में, यदि मस्तिष्क की सैद्धांतिक संरचना में वो ढालने में वो समर्थ हो जाता है, तो फिर वह सिद्धांत का स्वरूप न सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए रह जाता है, बल्कि सार्वभौमिकता की भावना उसमें आ जाती है। हम देखते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा में प्राचीन यूनानियों का बोलबाला था, और उसके बाद सिद्धांत में परिवर्तन आया। उस समय प्राचीन व्यवस्था में अधिकतर बात यह आदर्श की स्थिति होनी चाहिए, राजनीति में क्या होना चाहिए, बात वहीं तक सीमित थी। सरकार को कैसा होना चाहिए, राज्य को व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और यह एक आदर्श की स्थिति थी। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में ऐसी बातें नहीं रही, सरकार की प्रकृति बदली, सरकार के संदर्भ में सोच बदला, और सरकार का क्रिया व्यापार में भी परिवर्तन आया, विज्ञानवाद का प्रभाव पड़ा। और इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों का बोलबाला स्थापित होता है, और उन्होंने
फिर एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नई सामाजिक मूल्य के अंतर्गत राजनीतिक कार्रवाई को एक मार्गदर्शक के रूप में स्थान दिया। संसार तेजी से बदला, इसके साथ साथ विचारधारा में भी परिवर्तन आया और यहाँ पर व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन के साथ साथ सरकार के विचार में परिवर्तन आया, सरकार की प्रकृति में बदलाव आया और क्या होना चाहिए यह स्थिति तो रही, इसके साथ साथ क्यों होना चाहिए, क्या उचित है, इस संदर्भ पर भी प्रकाश डाला गया। सिद्धांत में, राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक दायित्व आदि तो हम लोग पढ़ते थे। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतकारों के नज़रिए से अधिक उन लोगों ने इन पर ज़्यादा जोर दिया। लेकिन बाद में हम देखते हैं विशेष करके 20वीं शताब्दी के आरंभ से बाद फिर इस संदर्भ में चेंजिंग आता है और फिर यह सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं रह गई, यहाँ पर फिर चिंतन के साथ इसको जोड़ कर देखा गया। हालांकि यहाँ पर एक बात और गौर करने की वाली बात है, जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यह भी देख लें कि राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया था वह 3 ग्रंथ लिखा गया था। तीनों ग्रंथ 1902, 1905 और 1920 में लिखा गया था। डनिंग नामक राजनीतिक शास्त्री विद्वान ने पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक को रचा था और राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में यह पहला पाठ्य पुस्तक माना जाता है। हालांकि हम बाद में देखते हैं कि 1953 में आप देखिए कि डेविड ईस्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखा और यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जिक्र आता है और फिर यह एक नए रूप में, नए अवतरण के रूप में राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक जगत में यह हमें देखने को मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत जिस राजनीतिक दृश्य घटना की बात करती है, यह एक अनुशासनबद्ध तरीके से इस संदर्भ में अन्वेषण का कार्य किया जाता है। इसमें सरकार की संस्थाएं कैसे कार्य करती है इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रणाली, सिर्फ संस्थाएं नहीं, राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा आती है और यह क्यों कार्य करती है, क्या कार्य करती है, सरकार का कैसा रूप है, इस संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन होता है। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में, राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के दायरे में, सामाजिक व्यवस्था को उस अवधि में जिसमें वह विद्यमान है, उस परिवेश में जिसमें वह पलता है, उसमें फिर समझे जाने का प्रयास हुआ। संस्थागत रूप से अलग हटकर व्यवहारिक धरातल के नज़रिए से, मनोवैज्ञानिक नज़रिए से इसको फिर हम आगे चलकर जाकर देखते हैं कि उस रूप में देखने का प्रयास किया गया। इसकी परिधि का काफ़ी अधिक विस्तार हुआ। हम देखते हैं कि जो राजनीतिक है इसकी बातें तो होती हैं, इसके साथ साथ जो गैर राज एक्टर होते हैं, गैर राजनीतिक बात होती है, इसको भी राजनीति से जोड़कर देखा गया और यह राजनीति की एक नई प्रकृति के रूप में हमारे सामने आती है। हम यह इस संदर्भ में विद्वानों ने जो फैसला किया है, जो राजनीतिक बारीकियों को जो देखते हैं, यहाँ पर फिर वे पाते हैं कि राजनीति सिद्धांत यह भी क्रमिक रूप से एक सतत कार्य है। ऐसी नहीं है कि एक बार जो स्थापित हो गई वही रह गई। समय के साथ इन्होंने अपने विषय वस्तु में भी काफ़ी बदलाव लाया है। समूह का अध्ययन तो करता ही करता है, व्यक्ति का अध्ययन तो करता ही करता है, इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति के बीच, समाज के बीच, राज्य के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच जो गतिविधि होती है, जो प्रतिस्पर्धात्मक बातें होती है, इसका भी अध्ययन किया जाता है और यह एक इस कार्यकलाप के रूप में देखा जाता है कि यहाँ परिवर्तन की भी बातें होती है। और कुल मिलाकर कर देखा जाए तो एक ऐसा परिणाम स्थापित करने की कोशिश की जाती है जिससे पूरे समाज को फायदा होता है, नहीं तो समाज के कुछ खास वर्ग को ही फायदा होता है, कैसे उसको प्रभावित करता है। इन सारी बातों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। एक बात और समझने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बोलबाला होने लगा तो इससे सामान्य चिंतन प्रभावित हुआ और यह चिंतन सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित होकर नहीं रहा, बल्कि शैक्षिक जगत की, एकेडमिक जगत की हर स्तर पर इस संदर्भ में चर्चा होने लगी कि यह कितना वैज्ञानिक है और किसी भी चीज़ की, सिद्धांत की
कसौटी वैज्ञानिकता को मान लिया गया और इसी संदर्भ में उसी राजनीतिक अध्ययन भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने लगा और तभी राजनीति विज्ञान का दर्जा मिलता है। हम देखते हैं कि राजनीति समाज से जुड़ी गतिविधि होती है और न सिर्फ समाज से जुड़ी होती है बल्कि जो समाज का अध्ययन भी प्रकृति के अध्ययन की तरह वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए, इस बात को भी रेखांकित किया गया। और यही चीज़ उस समय हुआ जब प्रत्यक्षवाद उभरा और उस समय राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कम हुआ, वैज्ञानिकता स्थापित हुई और इस समय फिर राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में एक मूल्य के साथ स्थापित होती हमें दिखती है।